हेलो बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, और जनरल केस में भी बात करेंगे। तो देखो भाई, जब भी बम फूट रहा होता है, कोई भी बॉम्ब अगर फूट रहा है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि भाई हथौड़ा लिया और धड़ धड़ मारे जा रहे हैं, फूट जा फूट जा। ऐसा नहीं होता है। अपन बेसिकली क्या करते हैं? हमारा काम होता है बस उसमें आग लगाना। अपना काम है बस आग लगाना, और फिर बॉम्ब क्या होता है? अपने आप ही फूट जाता है। तो बॉम्ब जो एक्सप्लोड होता है वो एक्सप्लोड होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन और केमिकल फोर्सेस जो बॉम्ब के अंदर लग रही है ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। तो ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन क्या होता है? बहुत ही हाई प्रेशर पे गैसेस वगैरह जनरेट हो जाती है बॉम्ब के अंदर, जिसकी वजह से एक साउंड के साथ जो भी अपना बॉम्ब है वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बॉम्ब क्यों एक्सप्लोड हुआ, तो हम बोलेंगे कि बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। किसकी वजह से एक्सप्लोड हुआ? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। ऐसे समझो, ये कोई बॉम्ब है, ये अपने पास एक बॉम्ब है ना। ये हमने बॉम्ब लिया और ये क्या होता है? ये दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में टूटा और ये वाला पार्ट ऊपर गया, तो इस पे ऊपर फोर्स लगी होगी एफ। सेम इस पे नीचे फोर्स लगी होगी एफ। तो एक्सप्लोजन के वक्त में जो ये एफ रहेगा ना, ये एफ बहुत लार्ज रहेगा, वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज रहने वाला है। और ये जो एफ एफ मैंने यहाँ पर दिखाया, ये है इंटरनल फोर्सेस। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ नेट इंटरनल फोर्स क्या होगी, तो हम बोलेंगे दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट इंटरनल फोर्स तो इस केस में क्या हो जाने वाली है? जीरो हो जाने वाली है। तो इंटरनल फोर्सेस देखो इतनी लार्ज होती हैं कि इनके सामने एमजी की कोई मतलब औकात ही नहीं रहती। एमजी काफी नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्सेस। और इंटरनल फोर्सेस का सम क्या है? ओवरऑल जीरो है। तो हम बोलते हैं जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन जो नेट फोर्स है सिस्टम में, हम उसको जीरो मानते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, इट मींस वी कैन कंजर्व द मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कलिजन। तो ये बात तुमको समझ में आ गई। अब अगर देखो, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कि हमने क्या लिया है, एक बॉम्ब लिया है और उसको हमने किसी पैराबोलिक पाथ में फेंक दिया है। पैराबोलिक पाथ में फेंक दिया और हमने देखा जब बॉम्ब इस पोजीशन पे पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा तो भाई वो एक्सप्लोड हो गया, है ना। एक्सप्लोड हो गया तो यहां पर वो हो गया बूम। तो बूम हो गया, एक्सप्लोड हुआ। तो एक्सप्लोड होने के बाद क्या होगा? हमको नजर आएगा कि ये जो बॉम्ब है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स में देखो ऐसे ब्रेक कर गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करेंगे? ये अपनी अलग अलग पाथ में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी अपनी पाथ में कुछ जा रहे होंगे, जो भी इनकी पाथ रहेगी। कोई सीधा चला जाएगा, कोई इधर, कोई लेफ्ट, कोई राइट, ऐसे चला जाएगा। लेकिन मेरे को देखना था कि सेंटर ऑफ मास के साथ क्या हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास के साथ। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन के लिए हम देखते हैं नेट फोर्स ऑन सिस्टम, क्योंकि नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एफ नेट ऑन सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन, एफ नेट ऑन सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन अगर हम बात करें, तो नेट फोर्स सिस्टम पर अगर बॉम्ब का मास एम है, तो बिफोर एक्सप्लोजन इस पे जो फोर्स थी वो थी एम जी। और नेट फोर्स अगर सिस्टम पे देखो, ऑल दो ये जो अपना सेंटर ऑफ मास है वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर गया, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे या पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी M1G, M2G, MNG एंड सो ऑन। लेकिन स्टिल वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू तो स्टिल mg ही रहने वाली है। सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अगर मैं आफ्टर एक्सप्लोजन बात करूं, तो नेट फोर्स अपने पास हो जाएगी M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, जितने भी Mn मासेस है इंटू जी। और इन सब मासेस का सम कितना होगा? टोटल मास जो भी सिस्टम का है इंटू जी। तो हमको क्लियरली एक बात यहाँ पे नजर आ रही है कि नेट फोर्स सिस्टम पर बिफोर कलीजन एंड आफ्टर कलीजन चेंज नहीं हुई है। तो इट मींस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं हुआ है। सो जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, सेंटर ऑफ मास का मोशन कभी चेंज ही नहीं हुआ। मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास किधर जाके गिरा होगा, मान लो एक पार्टिकल है, बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ वो इस तरह से एक्सप्लोड हुआ कि एक पार्टिकल हमेशा सेंटर ऑफ मास पर ही रहा। तो जो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे रहा वो हमेशा ही किस पाथ को फॉलो करेगा? जो बॉम्ब इनिशियली जिस पाथ को फॉलो करेगा, वो जो अपना सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल है वो स्टिल उसी पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई एक्सप्लोजन की वजह से जो नेट फोर्स सिस्टम पे वो चेंज नहीं हुई, तो सेंटर ऑफ मास जो भी ब्रोकन सिस्टम का है वो स्टिल सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, जैसा कि अपना अनब्रोकन सिस्टम ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा था। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जो सेंटर ऑफ मास पर है वो चेंज ही नहीं हुई है, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो मैंने पाथ शो कर रखी थी डॉटेड लाइन से, दिस इज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास स्टिल इसी पाथ को फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं। तो देखो वो लाइन है अपने पास कि नेट फोर्स सिस्टम पे चेंज नहीं हुई है। तो COM ऑफ ब्रोकन सिस्टम विल फॉलो सेम पाथ एज द COM ऑफ अनब्रोकन सिस्टम, बिकॉज फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास हैज नॉट चेंज। तो अभी तक जो भी डिस्कस किया वही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर समराइज कर दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है अपने पास कि जब भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो इंटरनल फोर्सेस इतनी लार्ज हो जाएंगी कि उसके कंपैरिजन में mg की कोई वैल्यू होगी नहीं, mg का बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा।
तो इसी वजह से हम बॉम्ब को एज अ सिस्टम ट्रीट करेंगे, जिसमें इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी और मोमेंटम को हम इजीली कंजर्व कर सकते हैं। बट कब? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ही हम कंजर्व कर पाएंगे। जो इंटरनल फोर्सेज होती हैं वो कभी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि सम ऑफ नेट इंटरनल फोर्सेज इज जीरो। बट जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना कि पहले बॉम्ब, मान लो अगर कोई भी बॉम्ब है, ये पहले रखा हुआ था, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोड कर गया, इस वाले पार्ट को स्पीड v1 मिली और इसको कुछ v2 मिली होगी, तो जिसकी वजह से इन दोनों पार्ट्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे ओवरऑल ये जो बॉम्ब है इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती सिस्टम के, बट इंटरनल फोर्सेस को चेंज कर सकती है। अब हम आगे मूव करते हैं प्रॉब्लम्स पे। ईजीएस्ट सवाल अब भाई पड़ोसियों से देखो जिसका नहीं हुआ है। बचपन में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तुमने, याद करो। बताओ कैसे करेंगे। वैसे 2 kg वाला किधर जाएगा? लेट से हमको पता ही नहीं है ना किधर जाएगा, तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये जस्ट बिफोर बूम, जस्ट आफ्टर बूम। तो जस्ट बिफोर बूम सिस्टम का क्या मोमेंटम है? 0। और जस्ट आफ्टर देखें तो उसका मोमेंटम हो गया 4 × 10। इसका मोमेंटम हो जाएगा 2 × v। तो v की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? -20 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे नेगेटिव साइन तुम्हें क्या बता रहा है? सो वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्टवर्ड। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। पहले से बॉम्ब 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और चलते चलते फट गया, तो 3 kg आगे गया, 10 से बोला 2 kg किधर जाएगा? +10 होगा, सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर बूम कितना है? 50। और फाइनल मोमेंटम 2 kg का मान लिया वो v स्पीड से मूव करा होगा, हमें नहीं पता v किधर है, बस मान लिया हमने कि v से गया है। +3 × 10, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? +10 प्लस आ गई, मतलब ये किधर गया होगा? राइट गया होगा। तो वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ। करो, देखो इसको करो। चलो, इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे था, बूम हुआ और बूम के बाद ये इधर गया वो उधर गया, ये किधर जाएगा ये बताना। चलो देखते हैं क्या आएगा। इसका इधर कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा? 8 और y में हो जाएगा 6। तो मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन कंजर्व ही है। तो p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू p फाइनल वेक्टर। इनिशियली तो 0 है मोमेंटम, फाइनली अगर हम देखें तो ये 1 kg वाला मूव करा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 1 × 3 j कैप। फिर वो 1 kg वाला मूव किया है 8 i कैप + 6 j कैप से, और इसका नहीं पता तो 1 × v वेक्टर ही छोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ से v वेक्टर अपने पास आ गया -8 i कैप -9 j कैप मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसके पास क्या हुआ होगा? इसको एक वेलोसिटी y में मिली होगी कितनी? 9, और इधर मिली होगी कितनी? 8। और ओवरऑल अगर नेट स्पीड इसकी पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी? √8² + 9²। सो ये हो जाएगा 81 + 64। तो कितना आ जाएगा ये? 145, ऑलमोस्ट 12 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है कि एक बॉम्ब को फेंका और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसका एक्सप्लोजन हो गया। सो एट टॉप मोस्ट पॉइंट द बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। द फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m फॉल्स जस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। ये इसका जो मास था वो 4m था, ठीक है, इसका मास 4m था। तो उसमें से जो m वाला मास था वो तो सीधा नीचे ही गिर गया। तो बोला हुआ है कि बताओ 3m वाला मास कितनी दूर गिरेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से कितनी दूर गिरेगा ये पूछा हुआ। ठीक, चलो देखते हैं क्या होगा।
रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या आई पहले तो, रेंज के बिना काम नहीं चलेगा। यू स्क्वायर साइन 2θ/g होती थी, या फिर ऐसे भी कर सकते थे हम कि वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लें, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 80 और ये कंपोनेंट कितना होगा 60। तो रेंज का फॉर्मूला अगर मैं लगा लूँ कि 2ux uy/g, तो कितनी आ रही है ये 2 × 80 × 60/10, तो 16 × 6 960 मीटर रेंज आ रही है। ठीक है, तो बोला है कि अगर पहला मास बिल्कुल यहाँ गिर गया तो 3 मीटर वाला फ्रेगमेंट कहाँ गिरेगा, तो पहला मास यहाँ गिर जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इसका, COM इधर है, M मास इधर है। अगर COM यहाँ पर है, ये COM किसका है M और 3M मास का, तो 3M वाला मास कहाँ होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, आगे होगा COM से कहीं, तो यहाँ पर रखा होगा 3M वाला मास, इधर होगा, इधर जाके गिरा होगा वो। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस कितना है रेंज का आधा, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास 480 होगा, और ये डिस्टेंस नहीं पता। लेकिन हमें एक बात पता है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में m × r क्या होता है कांस्टेंट, या फिर तुम ऐसा दूसरा ये तरीका लगा सकते हो कि तुम लगा लो xcm = m1x1 + m2x2 m1 + m2। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट xcm क्या है इसका 960, तो यहाँ पर तुमने लिख दिया 960। m वाला मास ये 480 मीटर दूर है, तो m × 480 और प्लस का 3m के लिए x2 तो हमें निकालना था, x2 इज x बेसिकली, डिवाइडेड बाय 4m। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1120 मीटर। अच्छा, x के लिए नहीं आएगा, ये तो x2 ही आएगा सीधा, x2 क्योंकि ओरिजिन से ही डिस्टेंस ले रखा है मैंने, तो सीधा x2 आ जाएगा तुम्हारे पास इधर से। दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि हमें पता है मास इनटू मास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, दैट इज m1x1 = m2x2। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम करें कैलकुलेशन, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम बोल सकते हैं m1x1 या m1r1 = m2r2, m1r1 = m2r2। तो सेंटर ऑफ मास से m मास का डिस्टेंस है 480, तो ये हो जाएगा 480 × m = m2 वाला मास है 3m और इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है x, तो x की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी, ये 160 मीटर आ जाएगा। पूछा क्या हुआ है हाउ फार फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा रेंज प्लस x, दैट इज 960 + 160, जो कि आ जाएगा तुम्हारे पास 1120। ठीक है, अरे समझ में आया भाई ये सबको, डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट r + x, 960 + 160 which is 1120 मीटर। क्या होगा देखो इधर सुनो, COM कहाँ जाके गिरेगा, यहाँ पर है COM इसका, और बोला है कि पार्टिकल एट सम पॉइंट 1:3 में ये ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो मान लो इसका इनिशियल मास 4m हुआ करता था, तो m वाला मास उसने क्या बोला कि जो लाइटर मास है नहीं हैवियर मास रिटर्न आ गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, मतलब जो भारी वाला मास है 3m वाला मास वो इधर आ गया होगा, और हल्का वाला मास किधर गया होगा, अगर सेंटर मास इधर है तो इसके आगे ही गया होगा कहीं पे, यहाँ पे होगा इसका हल्का वाला मास जो है m मास। ठीक है, तो फिर से वही मास इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास क्या रहता है कांस्टेंट। तो अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखें विद रिस्पेक्ट टू COM, ये वाला डिस्टेंस बोल देते हैं कि लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, तो 3m मास इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज r, और वो कौन सा है अपना स्मॉल m, और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है r, तो स्मॉल r की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3r आ गई। लेकिन पूछा क्या है इसने
हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विच इज 4r, 4r ही इसका आंसर है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4r, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, 1 kg, 2 kg और m kg, 3 में मान लेते हैं, 3 में टूट गया। इनिशियली ये पूरा रेस्ट पे था, 1 kg, 2 kg और ये m kg, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। फाइनली बोला है 1 kg का मास 12 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। सो ये 1 kg इधर की तरफ चला गया, मान लिया 12 मीटर पर सेकेंड से। फिर बोला 2 kg वाला मास 8 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस के अलोंग गया है। तो ये है 2 kg, वाई के अलोंग गया है ये 8 मीटर पर सेकेंड से। और फिर बचा अपने पास m kg वाला मास। सो m kg वाले मास के बारे में पता ही नहीं है किधर गया है, बट देखने से लग रहा है एक वेलोसिटी x में आएगी, एक y में आएगी। तो मान लेते हैं कि इसके पास ये ओवरऑल ऐसे चला गया, ये 40 इधर की तरफ एक कंपोनेंट, एक इधर, वर्टिकल से एंगल या हॉरिजॉन्टल से कहीं से भी ले लो, वर्टिकल से ले लिया लेट्स से मैंने थीटा। तो y में इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 cos थीटा, और x में कितनी हो जाएगी 40 sin थीटा। अब क्या करो, एक बार मोमेंटम कंजर्व करो x में, एक बार y में। सो p इनिशियल x इज इक्वल्स टू p फाइनल x। इनिशियल मोमेंटम x में कितना था तुम्हारे पास 0, फाइनल मोमेंटम x में कितना है 1 × 12, और ये m kg वाले का 40 sin थीटा, तो माइनस ऑफ m × 40 sin थीटा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली कि 40 sin थीटा, 40 m sin थीटा इज इक्वल्स टू 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर इनिशियल मोमेंटम y में इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम y में। इनिशियल मोमेंटम y में है 0, फाइनल मोमेंटम y में कितना है 2 का है 8, 2 × 8 और माइनस का m वाला जो मास है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 cos थीटा, तो इनटू में 40 cos थीटा। तो यहाँ से तुम्हें मिल रहा है m × 40 cos थीटा, m × 40 cos थीटा इज इक्वल्स टू 16। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमको थीटा चाहिए था, तो क्या करना चाहिए, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देना चाहिए। सो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, 40m कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/16, या फिर क्या बोल सकते हो 3/4। मतलब थीटा कितना होगा तुम्हारे पास 37 डिग्री होगा। थीटा 37 आ गया। अब किसी में भी पुट कर दो, 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करें अगर हम यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग 1 हम बोल सकते हैं m × 40 sin 37 इज इक्वल्स टू 12। तो साइन 37 होगा 3/5, ये हो जाएगा 24। तो m की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी ½ kg। तो m आधा kg आ गया। शेल का मास पूछा हुआ था, तो शेल का मास कितना हो जाएगा 1 + 2 + m। तो मास ऑफ सेल कितना आ जाएगा 3.5 kg। तो शेल का मास आ गया है 3.5 kg। तो जब डायरेक्शन ना पता हो तो खुद से मान लो कुछ भी, आंसर सही आएगा।